everybody, I hope you all are fine. Welcome to Law Putra YouTube channel, and today we are going to learn about modes of discharging of contract, right? I would be bilingual so that everybody can understand in easier way, right? So beta, before learning about the discharge of a contract, we need to revise basically. I hope everybody must be knowing that what is a contract, है ना? सबको पता होगा लगभग. तो हम क्या करने वाले हैं अभी, थोड़ा सा एक रिवीजन करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. सिर्फ 2 मिनट का. देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट. रीड द वेरी फर्स्ट लाइन. अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जो लीगली इन्फोर्सिएबल एग्रीमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, राइट. अब अग्रीमेंट कब बनता है? देखो, 2 पार्टीज़ हैं. वन ऑफ द पार्टी वुड गिव ऑफर टू द अनदर वन वुड ईदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, राइट, बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन. वो या तो एक्सेप्ट करेगी या फिर उसको रिजेक्ट कर देगी. बात समझ आई? अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो उस ऑफ़र में कोई कंसिडरेशन भी होगी. उस कंसिडरेशन और प्रॉमिस के मिलते ही, ठीक है, एक्सेप्टेंस के साथ प्रॉमिस बन गया. वो उस प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हो गई तो वो अग्रीमेंट बन गया. और जो अग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सिएबल है, दैट वुड बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट. तो आई होप इतना बढ़िया से क्लियर हो गया है ना. लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब बात करते हैं बेटा डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है? Discharge of a contract refers to the ways in which a contract can come to an end or terminated. Discharge का कुल मिला के मतलब बस इतना सा होता है कि ऐसे तरीके जिनके ज़रिए एक कॉन्ट्रैक्ट को या तो ख़त्म किया जा सकता है, उसका अंत किया जा सकता है, या उसको टर्मिनेट किया जा सकता है. तीनों एक ही बात है. ऐसे तरीके जिसके ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है, एंड किया जा सकता है. बात समझ आई? वो हो गए मोड्स ऑफ डिस्चार्ज. आखिर में एक्चुअल में डिस्चार्ज होने का क्या मतलब है? थर्ड लाइन पढ़ेंगे. अ कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड. ये एक कॉन्ट्रैक्ट को तब माना जाता है दैट इट हैज़ बीन डिस्चार्ज, कि वो डिस्चार्ज हो गया है. कब? व्हेन इट नो लॉन्गर बाउंड्स द पार्टीज. जब वो उन पार्टीज़ के ऊपर बाउंडेड नहीं रहता. ठीक है, यानी कि वो जो दोनों पार्टीज़ हैं, दे हैव गॉट फ्री फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशंस. अब उनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है किसी भी तरीके की ड्यूटी या एक्शन कैरी आउट करने की. बात समझ आई? 3 चीज़ें डिस्कस की हमने स्टार्टिंग में. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर आखिर होता क्या है ना. पार्टीज़ अपनी अपनी ऑब्लिगेशन से, ड्यूटी से फ्री हो जाती है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखो बेटा, डिस्चार्ज करने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना. पहला तरीका, या तो पार्टीज़ एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है कोई चीज़ खुद से विलिंगली जाहिर करना. ठीक है, चाहे रिटन में चाहे ओरल में. या तो पार्टीज़ एक्सप्लिसिटली खुद वो डिस्चार्ज कर दें, है ना, खुद से, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएं, कुछ ऐसे एक्शंस हो रहे हों जिनको देखकर ये समझ आए कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है. ठीक है, बात समझ आई? मैंने 2 वर्ड्स आपको भी समझाए, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली. तो ये 2 वर्ड क्लियर हुए. एक बार पैरा रीड करेंगे. There can be various modes of discharge of a contract. For instance, the parties may explicitly or implicitly concur that a contract has been discharged. यही मैंने बोला, कई तरीके हो सकते हैं डिस्चार्ज करने के. कई बार पार्टीज़ खुद विलिंगली भी ऐसे बता देती है, वो रिटन में ओरली कन्फर्म कर देती है, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिससे हमें समझ आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है. ठीक है, आगे देखिए, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज. आखिर कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. नंबर 1 इज़ बाय परफॉर्मेंस. ध्यान से देखेंगे, ये सबसे कॉमन तरीका है एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का. ठीक है, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर डिस्चार्ज करना है तो कब किया जा सकता है?
जब जो परफॉर्मेंस उसमें मेंशन थी, जिस परफॉर्मेंस के होने के लिए पार्टीज़ ने आपस में अग्री किया था, वो परफॉर्मेंस कर दी जाती है, वो काम कर दिया जाता है। यानी कि जितनी भी ऑब्लिगेशंस, टर्म्स, कंडीशंस पार्टीज़ ने अग्री की कि ये काम मैं करूँगा, ये काम तू करना, जब वो सारे काम परफॉर्म कर देते हैं, जब वो सारे काम कर देते हैं, तब पार्टीज़ अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाती हैं और अपनी परफॉर्मेंस करके कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देती हैं। देखो, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी डिस्चार्ज्ड व्हेन परफॉर्मेंस which refers to the act of carrying out what is required by a promisee or a duty is done. एक कॉन्ट्रैक्ट को तब बोला जाएगा कि वो डिस्चार्ज हो गया है, कब? जब परफॉर्मेंस पूरी कर दी गई है ना। परफॉर्मेंस क्या? वो काम जो कि कॉन्ट्रैक्ट में अग्री किया गया था वो हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बैंक है और एक मैं हूँ, ठीक है। मैं बैंक के पास गई, उसने मुझे लोन दे दिया, मैंने अपना टाइम से लोन उनको रीपे भी कर दिया, तो अब हम दोनों ने अपना अपना काम कर दिया जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, है ना। तो यानी कि हम दोनों अपनी ऑब्लिगेशन से बिल्कुल फ्री हो गए और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी डिस्चार्ज हो गया। बात समझ रही? आई होप पहला वाला क्लियर है। इसके आगे देखते हैं। बेटा, जो अगला तरीका आता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का, वो आता है म्यूचुअल कंसेंट के ज़रिए। म्यूचुअल कंसेंट एक ऐसी टर्म है जिसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी और कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी। यानी कि जब लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद किसी चीज़ पे अग्री हो जाते हैं, दोनों पार्टीज़ अग्री हो जाती हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ, वो हमारे म्यूचुअल कंसेंट में है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड बाय द कंसेंट और अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू इट। ये हमें सबको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाया ही कंसेंट के ज़रिए जाता है ना। जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, अपनी कंसेंट दी जाती है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बन कंसेंट के ज़रिए रहा है, तो क्या उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता कंसेंट के ज़रिए? बिल्कुल किया जा सकता है ना। देखो, पढ़ो, इट कैन लाइकवाइज, इसी तरीके से, जिस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है उसी तरीके से आप उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर दोनों पार्टीज़ अग्री हैं। अब दोनों पार्टीज़ दो तरीके से अग्री कर सकती हैं, ठीक है। दो केसेस हो सकते हैं, दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहला आता है बच्चों नोवेशन। कौन सा आता है? नोवेशन, ठीक है। और दूसरा आता है ऑल्ट्रेशन। जो नोवेशन होता है उस वर्ड को समझ के देख के समझिए। नोवेशन का मतलब होता है कुछ नया बनाना, है ना। तो यानी कि जब दोनों पार्टीज़ म्यूचुअल कंसेंट से एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अग्री करती हैं और वो नया कॉन्ट्रैक्ट पिछले बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, वो पिछले बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर देगा, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि नोवेशन के ज़रिए जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो गया। जब नया कॉन्ट्रैक्ट एक्शन में आ गया, है ना, तो पिछला कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो गया, अब उसकी लायबिलिटी से तो ख़त्म हो गई ना, वो पार्टीज़ बच गई उसकी ऑब्लिगेशन से। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि नोवेशन के अंदर, बेटा, नोवेशन के अंदर ये पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देता है। जो चीज़ मैंने आपको पहले पॉइंट में भी बताई कि रिप्लेस कर देता है ना, सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे पुराने कॉन्ट्रैक्ट का नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ। आगे देखेंगे। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो पुरानी दो पार्टीज़ के बीच में ही बने, है ना। क्यों मैम? एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको बोला ए और बी दो पर्सन हैं। ए को बी की शॉप से सामान खरीदना था, ठीक है। बी की बहुत प्यारी बड़ी कपड़े की दुकान है, ठीक है। ए बी के पास जाता है, बी को बोलता है कि मुझे इस तारीख को इतना इतना कपड़ा चाहिए। बात समझ आई? बी राज़ी हो गया, ठीक है, उनके बीच में अग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फाइन। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि बी को अपनी दुकान छोड़कर जाना पड़ता है, ठीक है, उसको कहीं आउट ऑफ टाउन निकल जाना पड़ता है और वो अरेंज नहीं कर पाता जो क्लोथिंग ए ने मांगी। तो अब क्या होता है, बी एक दूसरे शॉपकीपर को बोलता है
कि आप इसको वो क्लोथ दे दो जो मैं देने वाला था, वो भी क्लोथ का ही शॉपकीपर था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लास्ट वाला जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच का, वो तो डिस्चार्ज हो गया, वो तो ख़त्म हो गया है ना। लेकिन एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया सी और ए के बीच में, जिसने रिप्लेस कर दिया किसको, बी और ए वाले कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये नोवेशन समझ आ गया होगा आई होप। अब चलते हैं बेटा ऑल्ट्रेशन की तरफ। ऑल्ट्रेशन का मतलब साफ साफ ये होता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी उसमें कुछ चेंज कर। ऑल्टरेशन का मतलब ही होता है चेंज। बात समझ आई। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो चेंज हो जाएंगी तो जो पार्टीज़ हैं वो अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। जो नए चेंजेस आएंगे वो भी लॉफुली बाउंडेड होंगे उनकी पार्टीज़ पे, ठीक है। उनको अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी तब भी करनी पड़ेगी, बस यही है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाती हैं। दूसरा चेंज किस तरीके से हो सकता है, टाइम के रिगार्ड में, प्लेस के रिगार्ड में। उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्लेस डिस्कस किया गया था वो चेंज हो गया, क्वांटिटी डिस्कस की गई थी वो चेंज हो गई। इसका एग्जांपल लास्ट वाला ही देखते हैं। क्या लास्ट वाला एग्जांपल हो सकता है, देखो मैंने क्या बोला था कि ए ने बी को बोला था क्लोथिंग के लिए, ठीक है। अब मान लो बी है अपने शॉप पे, बी कहीं नहीं गया। बी ने ए ने बोला था मुझे 200 मीटर कपड़ा चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, 10 दिन के अंदर चाहिए। बी राज़ी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन 10 दिन पूरा होने से पहले ही बी ने ए को बोला कि सर मेरे पास अभी ये क्लॉथ अवेलेबल नहीं है, आप मुझे 5 दिन का वक्त और दीजिए और मैं आपको इससे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा ला कर दूँगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम का ऑल्टरेशन हो गया। कॉन्ट्रैक्ट रहा लेकिन बस क्या चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया। बात समझ आई। तो इसको हम बोलते हैं बच्चे ऑल्टरेशन। ये क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेमिशन और वेवर की। बेटा देखो इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। और सबसे पहले बात करते हैं वेवर। वेवर का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, थोड़ा सा डिस्काउंट कर देना या बिल्कुल ही पूरा छोड़ देना, ये होता है मतलब। एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर, लेसर का मतलब है कम अमाउंट, ठीक है, कम। एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर और डिलेड फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रॉमिस, यानी कि ध्यान से सुनेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो प्रॉमिसी है, ठीक है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर दिया था, है ना, वो राज़ी हो जाता है कि जो प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट में किया गया था उससे थोड़ा सा कुछ कम या थोड़ी देर बाद उस प्रॉमिस को पूरा करवाने का। कोई बात नहीं है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे, रुक जाइए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ए और बी दो लोग हैं। ए ने बी को लोन दिया, ठीक है। लोन उसने दिया था 25,000 रुपये का। उसने बी को बोला था कि तुम मुझे 6 महीने के अंदर ये लोन दे देना वापस, ठीक है, अमाउंट रीपे कर देना। अब 6 महीने पूरे नहीं हुए और जो ए है वो बी से बोलता है कि तुम मुझे 5वें महीने में ही आके वो बी से बोलता है कि तुम मुझे अभी वो अमाउंट रिफंड कर दो, चाहे 20,000 की दे दो, मुझे बहुत अर्जेंसी है, मुझे शॉर्टेज हो गई है मनी की, तो आई नीड इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑफरी था, जो प्रॉमिसी था, उसने उस प्रॉमिस के, उस परफॉर्मेंस का या तो थोड़ा हिस्सा कम कर दिया, है ना, कम कर दिया ना। उसने 25,000 बोल दिए थे लेकिन वो ले कितने रहा है, 20,000 रुपये, कि चलो कोई बात नहीं मैं वो छोड़ रहा हूँ पर तुम अभी दे दो, ठीक है। ये तो हमारे घर में नॉर्मली होता भी रहता है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट कर लिया कम अमाउंट, यानी प्रॉमिस का जो फुलफिलमेंट था वो कम लेवल का। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको बोला जाओ मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूँगी, 10 करोड़ रुपये दूँगी, जाके मून को धरती पे लेके आओ, ठीक है। ये मैंने आपको बोला, चाहे हम राज़ी हो जाए इस चीज़ के लिए, ये हमारे बीच में हो जाए एग्रीमेंट, लेकिन क्या वो पॉसिबल है, नहीं, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पे क्या बात की गई कि अगर कोई परफॉर्मेंस ऐसी है
जो इम्पॉसिबल है करना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। उसको क्या माना जाएगा कि वो स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड है। बात समझ आया? उसको स्टार्टिंग से वॉइड माना जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। क्या बोलते हैं? वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। अब लेकिन बेटा कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब तो वो काम पॉसिबल था, ठीक है, लेकिन कुछ आगे जाके ऐसी घटना हो गई जिससे कि वो काम इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। एक बार इसको पढ़ेंगे, रीड करिए इसको। देयर मे बी केसेस वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल व्हेन इट इज मेड। जब बनाया गया था तो परफॉर्मेंस हो सकती थी, बट लेटर, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो इम्पॉसिबल हो गई या फिर अनलॉफुल हो गई। क्यों? क्योंकि कोई इवेंट ऐसा हो गया। बात समझ आई? और वो जो इवेंट हुआ वो दोनों पार्टीज में से किसी के भी कंट्रोल में नहीं था। इसको हम क्या कहते हैं? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें वो परफॉर्मेंस करना ही इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक है। सबसे पहले देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। बेटा जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट बना था, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैटर ही, वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट हो गया, वो नष्ट हो गया पूरी तरीके से। तो आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकते हो? देखो एक एग्जांपल देती हूँ। टेलर स्विफ्ट है, ठीक है, चलो टेलर स्विफ्ट का एग्जांपल नहीं ले रहे। ए है, ठीक है, उसने कॉन्सर्ट हॉल बुक किया था कि भाई मुझे कॉन्सर्ट करना है यहाँ पे। बात समझ आई? लेकिन क्या होता है, कॉन्सर्ट की रात से पहले ही उस हॉल में आग लग जाती है। तो अब जो सब्जेक्ट मैटर था, जिस चीज़ को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वही बर्बाद हो गया है ना, वही नष्ट हो गया। तो अब उसके बेसिस पे देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट तो इनैक्ट नहीं किया जा सकता, वो तो इम्पॉसिबल हो गया है ना। दूसरी चीज़, चेंज ऑफ लॉ। देखो जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, हो सकता है कि जो सब्जेक्ट मैटर था या जो परफॉर्मेंस थी वो उस टाइम पर लीगल थी, लेकिन अब कुछ टाइम बाद जब तक वो परफॉर्मेंस नहीं की गई है, हो सकता है कि लॉ चेंज हो गया हो और उस चीज़ को इलीगल बना दिया हो, तब भी वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट्स तो वॉइड होते हैं, है ना। तो कौन सा ऐसा हो सकता है? एक एग्जांपल लेते हैं। ए बी है, ए वुड कटर है, बी ने ए को बोला कि मुझे लकड़ी चाहिए, इस फॉरेस्ट से चाहिए। जब तक उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तक वो काम लीगल था, उस एरिया पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही क्या हुआ, उस एरिया पर रेस्ट्रिक्शंस लग गई और वहाँ से वुड को लेके जाना इलीगल हो गया। तो यहाँ पे जब लॉ चेंज हुआ तो जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो परफॉर्मेंस नहीं की जा सकी और इसीलिए वो इम्पॉसिबल हो गया और वो डिस्चार्ज हो गया। आगे देखेंगे, नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। अगर मान लो जिस इवेंट को लेके वो की गई थी, कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, वो इवेंट ही नहीं हुआ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने अपने भाई को बोला कि अगर मैं ये रेस जीत गई तो फिर क्या होगा, मैं जो भी अमाउंट होगा वो मैं तुम्हें दे दूँगी एज अ गिफ्ट, है ना। ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और तुम मेरे लिए क्या करोगे, नॉट एज अ गिफ्ट, गिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं ये अमाउंट तुम्हें दे दूँगी और तुम मेरे लिए क्या करोगे, तुम मेरे लिए एक अच्छा सा घर ढूंढोगे और हम फिर उसमें रहेंगे। ऐसा कुछ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन क्या हुआ, वो जो हॉर्स रेस थी वही नहीं हुई, है ना। तो वो इवेंट हुआ ही नहीं, जिस वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। बात समझ आई? आगे देखेंगे, पर्सनल इनकैपेसिटी। बेटा कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें पर्सनल स्किल्स चाहिए होती है ना। मान लो मैं एक पेंटर के पास गई, मैंने बोला भैया मुझे एक पेंटिंग बनवानी है, आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो, और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ठीक है मैं आपको 12,000 रुपये दूँगी, आप मुझे पेंटिंग बना के दे। लेकिन उस दौरान उस कॉन्ट्रैक्टर का उस जो पेंटर था उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ में लग गई। तो क्या होगा, अब उसकी जो स्किल थी पेंटिंग बनाने की वो तो चली गई ना, वो पर्सनली इनकैपेबल हो गया। तो उस वजह से भी वो काम अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला तो बहुत इजी और कॉमन सा पॉइंट है कि अगर डेथ हो जाती है किसी भी एक
पार्टनर की जो कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है, पार्टी की, तो भी नहीं पॉसिबल वो, है ना, कि फिर कौन करेगा उस परफॉर्मेंस को जब उसकी डेथ हो गई है। तो आगे, अब ये ज़रूरी नहीं बेटा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इंडियंस के बीच में ही हो, है ना, हो सकता है कई बार कंट्री भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कई बार कंट्री दूसरी कंट्री में रहने वाले लोग भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ऐसे केस में वॉर छिड़ जाती है तब भी ये माना जाएगा कि उस परफॉर्मेंस को नहीं किया जा सकता और वो इम्पॉसिबल हो गई। ये बात समझ आ गई? आगे देखिए, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप जो टाइम मेंशन है उस गिवन टाइम में वो काम नहीं करते हो तो ये माना जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज है। एक एग्जांपल, ए ने बी को लोन दिया, 6 महीने का टाइम था कि तुम मुझे लौटा दोगे, और अगर तुम नहीं लौटाओगे तो मैं 6 महीने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर दूँगा, ये बोला गया। बी ने नहीं लौटाए, अब 6 महीने के बाद 15 दिन तक ए केस फाइल नहीं कर पाया, सूट फाइल नहीं कर पाया, तो उन 15 दिनों के बाद वो अपना राइट खो देगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि उसने टाइम रहते रहते वो काम किया नहीं, है ना। उसके बाद देखो, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को, जब कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को तोड़ दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की अगर कोई भी पार्टी बिना कोई वैलिड रीज़न दिए मना कर दे किसी काम को करने के लिए, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, जो उसकी ऑब्लिगेशन थी, जो उसकी ड्यूटी थी, उस काम को करने के लिए मना कर दे, तो भी दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकती है, उसको डिस्चार्ज कर सकती है। तो आई होप द टॉपिक मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल. If you have any doubt, please drop it down in the comment section. I would be happy to help. Like, share and subscribe our channel. We'll be back with the latest video. Bye.